हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 14। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने। इन रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस पॉल एरलिख कंपेयर्ड द रिवेट्स इन एन एयरप्लेन टू। तो ये पॉल एरलिख जो थे ये स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने ये एनालॉगी प्रस्तुत की थी। और ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए थी कि जो स्पीसीज रिचनेस है ये इकोसिस्टम को किस तरह से प्रभावित करती है, इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए क्यों जरूरी है, किस तरह से जरूरी है। तो इसमें स्पीसीज को कंपेयर किया गया था रिवेट्स से, जो नट्स होते हैं, और इकोसिस्टम को कंपेयर किया गया था एयरप्लेन से। और की स्टोन स्पीसीज जो मेन रिवेट्स थे, जैसे विंग्स पर जो रिवेट्स होंगे, रिवेट्स ऑन विंग्स, ये की स्टोन स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते थे। तो की स्टोन स्पीसीज वो है जो इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछा गया कंपेयर द रिवेट्स इन एन एयरप्लेन टू। तो रिवेट्स का कंपैरिजन पूछा गया। तो रिवेट्स किसके लिए थी? ये स्पीसीज के लिए। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। पेज नंबर है ये एनसीईआरटी 2 221। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फैमिली ऑफ 5 डॉटर ओनली इज एक्सपेक्टिंग 6th इशू। तो 5 डॉटर थी, छठा इशू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द चांसेस ऑफ इट बीइंग ए सन, इसके लड़के होने के चांसेस कितने हैं? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फीमेल जो होती है ये होमोगैमिट, ये एक्स और एक्स सेक्स क्रोमोसोम है, ये इस तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी। मेल जो होता है वो हेट्रोगैमीट्स प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर एक्स और वाई, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो पहले के जो प्रोबेबिलिटी थी उसका आगे की प्रोबेबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये पहले की जैसे डॉटर थी, ये 5 डॉटर्स एक्स और एक्स के मिलने से हुई होंगी। अब अगर इसमें 6th इशू की प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो ये एक्स के साथ भी फ्यूज हो सकता है और वाई के साथ भी। एक्स और वाई में से किसके साथ फ्यूज होगा? तो एक्स के कितने 50% और वाई भी कितना है 50%। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी 50%। 50% चांसेस होंगे कि ये एक्स वाई हो, या 50% हो सकता है ये फिर से लड़की ही हो। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 92 का थर्ड। पेज नंबर है ये एनसीईआरटी 271। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स। तो अगर ट्री का एवोल्यूशन देखें यहाँ पर, प्लांट्स का एवोल्यूशन, तो यहाँ पर शुरुआत होती है सबसे पहले क्लोरोफाइट एंसेस्टर से। क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स के बाद यहाँ पर ये ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स वो थे जिसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे। और ट्रैकियोफाइट्स के बाद यहाँ पर आए थे राइनिया टाइप प्लांट्स। ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर से ही एक ब्रांच अलग हुई है जिसमें 2 ग्रुप्स डेवलप हुए हैं। एक है आगे जो अभी भी प्रेजेंट है, ये है हर्बेशियस लाइकोपोड्स का। और दूसरा जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, जो गायब हो चुका है, ये था आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स। आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स क्या हुए? आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स का मतलब ट्री लाइक, और लाइकोपोड्स क्या है? ये टेरिडोफाइट्स। तो ये अभी भी लिविंग है और ये वाला ग्रुप एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म टेरिडोफाइट है, यूकैरियोटिक होगा, सही है। टाइप ऑफ प्लांट, ये भी सही है आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स के लिए। लार्ज कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट्स, ये गलत हो गया, टेरिडोफाइटा का ग्रुप है ये। लार्ज सीड बियरिंग प्लांट्स, ये भी गलत हो गया। टेरिडोफाइटा में सीड हैबिट आगे चल करके डेवलप हुई है बट सीड नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए और बी यहाँ पर सही है। 93 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका ये पेज नंबर
ये क्लोरोफाइट और ये ट्रैकोफाइट्स, इनसे ये ग्रुप अलग हुआ है जो स्टेरोफाइलम, इससे फिर ये दो ग्रुप्स आर्बोरिसेंट और हर्बेशियस लाइकोपोड्स। क्वेश्चन नंबर 94, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एस्कैरियासिस, एस्कैरियासिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय एस्कैरिस, एस्कैरिस से होगा एस्कैरियासिस, और एस्कैरिस ये स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट को अफेक्ट करता है। इन्फेक्टेड स्टेज इसमें होती है एम्ब्रियोनेटेड एग्स। तो यूनिसेलुलर पैथोजन ये गलत दिया हुआ है, एस्केलमेंथीज का मेंबर है तो मल्टी सेलुलर हुआ। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय यूनिसेलुलर पैथोजन, ये भी गलत है, यूनिसेलुलर नहीं है ये। कॉमन मोस्ट कॉमन क्या है, राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्टेड होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर 94 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, पेज नंबर है इसका 131 टू 133। Rhinoviruses represent one such group of viruses, most infectious human elements. Now question number 95. Which of the following statement regarding cilia is not correct? तो cilia contain an outer ring of 9 doublet microtubules. तो cilia और flagella इसमें 9+2 अरेंजमेंट, यहाँ पे 9 क्या है, ये पेरिफेरल डबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं और डबलेट्स के फॉर्म में है, और 2 ये सेंट्रल सिंगलेट सराउंडेड बाय सेंट्रल शीथ। तो आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडिंग 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, सही है ये। ऑर्गेनाइज बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सीलिया आर हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेजेस, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी ठीक है। ऑर्गेनाइज बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये यहाँ पर इनकरेक्ट। ये एक्चुअली जो होगा ये मूवमेंट, ये डाइनिन आर्म जो है माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ी हुई डाइनिन आर्म्स, जो यहाँ पर ये डबलेट्स हैं, इस तरह से ये पेरिफेरल डबलेट्स, इसमें यहाँ पर ये दो आर्म, एक जो बाहर की तरफ है आउटर डाइनिन और एक ये अंदर की तरफ इनर डाइनिन, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं नेक्सिन से, ये नेक्सिन, ये डाइनिन। तो डाइनिन जो होते हैं ये मोटर प्रोटीन्स हैं, एटीपेज एटीपी का ब्रेकडाउन करेंगे, एटीपी की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मूवमेंट में हेल्पफुल है। तो यहाँ पर ये जो सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हुआ। 95 का करेक्ट आंसर है सेकंड। पेज नंबर है ये 99 से। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ। तो जेनेटिक कोड में यहाँ पर 4 बेसेस हैं, नाइट्रोजन बेसेस UCAG। तो यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन ये प्यूरिन बेसेस, ये डबल रिंग यूरिन, यूरेसिल और साइटोसिन ये हो गए पिरिमिडीन बेसेस, और कोडॉन क्या है, ये ट्रिपलेट है, इन 4 बेसेस में से 3 का कॉम्बिनेशन, तो टोटल ये होंगे 64, इसमें से 61 कोडॉन्स जो होते हैं ये अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, बाकी के 3 जो हैं वो स्टॉप कोडॉन्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड गुआनिन। तो 96 का करेक्ट आंसर है फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 95 और 96 पर है ये। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पर प्लाज्मिड बॉलीवर रोड्रिक्स 322 ये आर्टिफिशियल जो
वेक्टर है उसके बारे में है। तो ये PBr322, यहाँ पर ये एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, और यहाँ पर ये रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और आई। बाकी यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स, ये इको R1, ये क्लेवन और ये हिंड D3। कैरियोफेनल लैक्टम 1, हीमोफिलस इन्फेंजी D3, और इसके अलावा ये यहाँ पर है रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट है PBU2, और ये ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पर है PBU1 प्रोटियस वल्गैरिस, और यहाँ पर है PST1 की रिस्ट्रिक्शन साइट। यहाँ पर ये एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। यहाँ पर है ये BAM-H1 और SEL1, बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस H1 और SEL1। तो ये यहाँ पर तो PBr322 ये रॉप कंटेनिंग है रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, ये प्रोटीन्स के लिए कोड करता है जो रेगुलेशन जो रेप्लिकेशन में यूज होती हैं। करेक्ट है। PBr322 इको R1, ये यहाँ पर साइट है रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। PBr322 ये PBU1, ये भी ठीक है। PBr322 PST2 ये गलत है, तो यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट मैच होगा फोर्थ 97। ये रहा इसका डायग्राम। P यहाँ पर क्या है, प्लाज्मिड। BR है बोलिवर एंड रोड्रिक साइंटिस्ट जिन्होंने इसे बनाया था, और 322 इसे नंबर दिया गया था बाकी के जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। वेक्टर PBr322 रॉप कोड्स फॉर proteins involved in the replication of the plasmid. An impairment affecting synthesis or release of ADH, तो अगर ADH का सिंथेसिस या रिलीज अफेक्टेड हो जाता है, ADH क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। रिजल्ट्स इन ए डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर, इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है वाटर को होल्ड करने की, वाटर होल्डिंग, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, DCT लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। DCT और कलेक्टिंग डक्ट में, तो लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, दिस कंडीशन इज नोन एज। तो अगर ADH की कमी है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो डायूरेसिस होगी, इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, वाटर का लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो दिस कंडीशन इज नोन एज, इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस जो है ये इंसुलिन से रिलेटेड है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज इज ड्यू टू एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनकी डेफिशिएंसी होगी, इन दोनों की डेफिशिएंसी से। कुशिंग सिंड्रोम इसका अपोजिट है, इसमें ये एक्सेस में होंगे मिनरलो और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो करेक्ट आंसर होगा 98 का सेकंड। पेज नंबर है इसका 242। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड इन 1971, तो 1971 में वायरॉइड्स की खोज हुई थी, टीओ डाइनर ने की थी।
वायरॉइड्स क्या है? वायरॉइड्स आर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए। प्रोटीन यहाँ पर एब्सेंट है, विदाउट प्रोटीन कोट। और 1971 में ही एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये भी इम्प्लीमेंट हुआ था। तो 99 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। पेज नंबर ये 21। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ आईयूटी? तो आईयूटी इज ए मेथड ऑफ एआरटी। एआरटी मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एआरटी और कहाँ पर? तो ये एड्स के ट्रीटमेंट के लिए भी एआरटी। वहाँ पर क्या है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये एआरटी आईयूटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव किन के लिए? इनफर्टाइल कपल्स के लिए। इनफर्टाइल कपल्स कब लेबल करते हैं? व्हेन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, 2 years अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद भी कंसीव ना हो पा रही हो। अनप्रोटेक्टेड मतलब विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उसमें ये आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। और ये किसका किया जाता है? तो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज का। किसका पार्ट है? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें दो हैं, जिफ्ट और आईयूटी। जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर अप टू 8 ब्लास्टोमियर। अगर 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज का है तो जिफ्ट, और मोर देन 8 है तो आईयूटी। तो यहाँ पर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर इज द करेक्ट आंसर। 100 is first. Now we move to next question. Page number है ये 48. Now question number 101. Which of the following is not a stem modification? स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन सा नहीं है? टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपोन्शिया, पिक्चर ऑफ नेपेंथीज, थॉर्न्स ऑफ सिट्रस। तो टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर ये सही है। टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बर्ड से बनेगा स्टेम का मॉडिफिकेशन। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपोन्शिया जिसको फिल्लोक्लेड बोलते हैं, यहाँ पर लीव्स जो होती हैं ये स्पाइंस के फॉर्म में है, और ये स्टेम जो होगा वो फ्लैट हो जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसको बोलते हैं फिल्लोक्लेड, इस मॉडिफिकेशन को स्टेम का मॉडिफिकेशन है। पिक्चर ऑफ नेपेंथीज, नेपेंथीज में ये इस तरह का, यहाँ पर ये, तो ये पिटियोल का मॉडिफिकेशन। थॉर्न्स ऑफ सिट्रस ये भी एक्सिलरी बर्ड से। तो यहाँ पर नॉट पूछा गया है, आंसर होगा 101 का थर्ड। इन नेपेंथीज इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। Now next question. The catalytic efficiency of two different enzymes can be compared by the only number of carbon atom, pH of optimum value, Km value, molecular size of the enzyme. तो catalytic efficiency of two different enzymes, यहाँ पर ये Km value, Km value क्या है? Km value the concentration at which half of the Vmax is achieved. ये यहाँ पर maximum velocity Vmax, और इसका हाफ यहाँ पर। तो हाफ ऑफ द वी मैक्स जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर, इधर हम लोग क्या लेते हैं? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर हाफ ऑफ द वी मैक्स आ जाएगा, इसी को बोलते हैं के एम। तो के एम अगर ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर हाफ ऑफ द वी मैक्स आ रहा है, तो इसका मतलब एंजाइम की एफिशिएंसी कम है। एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के लिए कम एफिनिटी है। तो हायर द के एम वैल्यू,
एफिनिटी विल बी लोअर। Km और एफिनिटी के बीच में इन्वर्सली रिलेशनशिप है। तो एफिनिटी किसकी? ये एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी। तो यहाँ पर Km वैल्यू कंपेयर की जाएगी, एफिनिटी इससे पता चलेगी, मतलब एफिशिएंसी पता चलेगी। तो कैटालिटिक एफिशिएंसी कैन बी कंपेयर्ड बाय द Km वैल्यू। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103rd. Secretions from which one of the following are rich in fructose, calcium and some enzymes? तो ये मेल एसेसरी ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड। सेमेन में जो एसेसरी ग्लैंड्स का कंट्रीब्यूशन है, इसमें सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। इसमें से सेमाइनल वेसिकल लगभग 60% ऑफ द सेमाइनल फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और यही प्रोवाइड करती हैं इसमें फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इनफैक्ट ये ओनली बॉडी फ्लूइड है सीमेन जिसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है। तो इसे रेप विक्टिम में टेस्ट के तौर पे भी यूज किया जाता है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज कौन? सेमाइनल वेसिकल। प्रोस्टेट कौन प्रोवाइड करता है इसमें? प्रोस्टेट इसमें क्या प्रोवाइड करेगा? कैल्शियम। तो फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, करेक्ट आंसर होगा मेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो ये पेयर्ड है, प्रोस्टेट अनपेयर्ड है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी ये पेयर्ड है। 103 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 27 to 32. Identify the site where Wuchereria bancrofti is normally found in human body. तो वूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी ये फाइलेरियसिस का कॉजेटिव एजेंट, फाइलेरियसिस ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव। यहाँ पर होता क्या, लिम्फेटिक वेसल्स का ये ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। तो लिम्फेटिक वेसल्स के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्वेलिंग होगी। तो मसल्स ऑफ द लेग्स, ब्लड वेसल्स ऑफ द थाई रीजन, स्किन बिटवीन द फिंगर्स, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स। तो यूजुअली यहाँ पर लोअर लिम्स अफेक्टेड होते हैं बट नॉट ऑलवेज। ये अपर लिम को भी अफेक्ट कर सकता है, वहाँ पर भी लिम्फेटिक वेसल्स का ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। तो 104 का करेक्ट आंसर है फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, NCERT 2, पेज नंबर 133. The primary producers of the deep sea hydrothermal vent ecosystem. तो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, यहाँ तक फोटो लाइट तो पहुँचेगी नहीं, तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म तो नहीं होंगे। ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो रिएक्शंस हैं उनसे एनर्जी जो रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इनसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और उसको फिर ये कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक फूड में, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाते हैं। तो ये वहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का काम करेंगे, ऑर्गेनिक फूड का सोर्स की तरह काम करते हैं। तो 105 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। पेज नंबर है 206 से 211। Now question number 106. Consider the following 4 statements related to the common frog Rana tigrina and select the correct option stating which ones are true and which ones are false. On moist land, it will die due to lack of oxygen if its mouth is forcibly kept closed for a few days. तो moist land पे यहाँ पर स्किन से रेस्पिरेशन होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पॉसिबल है। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अगर होगा तो ये सरवाइव करेगा। तो यहाँ पर वुड डाई गलत दिया हुआ है। इट हैज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये भी गलत है। फ्रॉग में कितने होंगे? 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑर्किल 1 वेंट्रिकल। ऑन ड्राई लैंड इट टर्न्स यूरिकोटेलिक फ्रॉम यूरियोटेलिक, गलत है। ये टैडपोल स्टेज में अमोनोटेलिक होता है लेकिन एडल्ट स्टेज में ये यूरियोटेलिक।
तो यूरिकोटेलिक फ्रॉम यूरिटेलिक गलत। इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कैरिड आउट इन पॉन्ड वाटर, ये सही है। तो यहाँ पर ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये लास्ट वाला ट्रू। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ 106। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, पेज नंबर 82-84। We know that there are a number of events in the life of a plant where more than one PGR interact to affect many events. These events are dormancy in seedbuds, abscission, senescence, apical dominance। तो एक से ज़्यादा पीजीआर इन पे काम करते हैं, कुछ इनको फेवर करेंगे, कुछ अपोज करेंगे। जैसे अपाइकल डोमिनेंस, अपाइकल डोमिनेंस किसकी वजह से? ऑक्सिन की वजह से। और इसको ओवरकम करता है साइटोकाइनिन। सेनेसेंस, सेनेसेंस को डिले करेगा साइटोकाइनिन, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। और सेनेसेंस बढ़ाएगा एब्सिसिक एसिड, ABA। एब्सिजन, एब्सिजन बढ़ाता है एब्सिसिक एसिड और एब्सिजन डिले करेगा ऑक्सिन, न्यू लीव्स वगैरह में, फ्रूट्स में, अर्ली स्टेज में। डॉर्मेंसी इन सीड्स बर्ड्स, तो यहाँ पर जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। तो ये चारों ही सही दिए हुए हैं। तो ऑल विल बी द आंसर 107 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, पेज नंबर है ये 178। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर विच स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, बोथ स्टैमेन एंड कार्पेल, बोथ स्टैमेन्स एंड पिस्टल्स, ऑल ऑफ दीज। तो बाइसेक्सुअल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। मेल रिप्रोडक्टिव बल को पूरे को बोलते हैं एंड्रोशियम, मेड अप ऑफ यूनिट होती है स्टैमेन। यहाँ पर गायनोशियम यूनिट है कार्पेल और पिस्टल। तो बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम सही है, बोथ स्टैमेन्स एंड कार्पेल्स ये भी सही है, बोथ स्टैमेन्स एंड पिस्टल्स ये भी सही है। तो 108 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, पेज नंबर था ये 5 to 10 NCERT 2। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो ये बैरियर मेथड, कॉन्डोम दिखाया हुआ है, ठीक है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ये कॉपर टी है, ये भी ठीक है। स्टेलाइजेशन मेथड, ये टर्मिनल मेथड है। और यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट कर रहे हैं, तो ये हो गया ट्यूबेक्टोमी। मेल में होता है वैसेक्टोमी, वास डिफरेंस को कट करके लाइगेट करते हैं, तो ये मेल्स के लिए। ये यहाँ पर फीमेल का स्टेलाइजेशन मेथड दिखाया हुआ है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस ये गलत है, ये मैच स्टिक के साइज के हैं और ये इम्प्लांट्स हैं। सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन होगा इसमें, अफेक्टिव अप टू 5 years, और सबक्यूटेनियसली ये इम्प्लांट किए जाते हैं ऑन द इनर साइड ऑफ अपर आर्म। आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड 109 का। पेज नंबर है ये 44 और 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? होमो इरेक्टस फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा, तो ये सही है। होमो इरेक्टस का फॉसिल 1.5 मिलियन ईयर्स अगो जावा में डिस्कवर किया गया था। क्रेनियल कैपेसिटी थी इसकी 900 cc। नियंडरथल मैन, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 1400 cc। probably lived in East and Central Asia 1 lakh to 40,000 years back, ये भी सही दिया हुआ। डार्विन जज द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल बाय एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ ओनली, तो ये गलत है। यहाँ पर सिर्फ अपने आप को डिफेंड नहीं करने की, बल्कि जिनका जो था वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस था। रिप्रोडक्टिव फिटनेस में क्या है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस में दो चीज़ें, सर्वाइवल एंड
अब रिप्रोड्यूस जब ये सर्वाइव ज़्यादा करेगा तो अब रिप्रोडक्शन भी यही करेंगे और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये यहाँ पर गलत है, टू डिफेंड इट सेल्फ ओनली। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म वॉज रिलेटेड विद वेस्टर्न वेटुलेरिया। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म वॉज रिलेटेड विद वेस्टर्न वेटुलेरिया, तो ये मौत है। नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल था ये, इंग्लैंड में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850s और 1920। तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन सूट डिपॉजिट हो गया था, जिसकी वजह से लाइकेन जो था वो ख़त्म हो जाएगा। लाइकेन अगर ख़त्म हो जाएगा तो बार्क कैसा हो जाएगा, डार्क होगा, और बार्क अगर डार्क है तो फिर यहाँ पर डार्क विंग्ड मॉथ्स जो होंगे वो सरवाइव करेंगे, क्योंकि उनको कैमोफ्लेज मिलेगा बेटर। तो डार्क विंग्ड मॉथ की पॉपुलेशन में परसेंटेज बढ़ जाएगी। कहाँ पर, अर्बन एरियाज में, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पर ये सही है, 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। 1 and 2 only, 3 and 4 only, 3, 1, 2, 3 and 4। यहाँ पर पूछा गया है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट होगा ओनली थर्ड, 110। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। We know that today DNA is the genetic material. Which one of the following scientists that are involved in the search for genetic material? तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जिसकी वजह से जो एस स्ट्रेन है वो आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर देता है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन जो होगा वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होता है, तो ये सही है। कोलिन मैक्लियोड, इन्होंने बायोकेमिकल नेचर बताया था कि ये डीएनए का बना हुआ है, लेकिन सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए थे। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज का जो एक्सपेरिमेंट था वो अनइक्विवोकल प्रूफ था दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। शेरमार्क और कोरेंस, कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के वॉन शेरमार्क और ह्यूगो डिवरीज, ये तीन साइंटिस्ट ये रीडिस्कवरी से रिलेटेड है मेंडल के वर्क की, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। तो नॉट पूछा गया है जेनेटिक मटेरियल विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन द सर्च, तो इन्वॉल्व है ए, सी और डी, आंसर होगा सेकंड, 111। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 to 90। Now question number 112. If distance between two genes are high and genes are loosely linked, then which of the following statement are not correct? Loosely linked genes है, distance कैसा है, high है, तो यहाँ पर अगर ये जीन A और ये B, यहाँ पर अगर इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कैसा होगा, वीक होगा, और इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ज़्यादा होंगे, नॉन पेरेंटल टाइप्स ज़्यादा होंगे, तो लिंकेज बिटवीन दीज जीन्स आर लो, तो लिंकेज यहाँ पर कैसा होगा, वीक होगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन दीज जीन्स आर हाई, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड मैप यूनिट आर हाई, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड मैप यूनिट, ये भी ठीक है। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड मैप यूनिट आर लो, ये गलत है। करेक्ट आंसर होगा 112 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, पेज नंबर था ये 67। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, तो ये मल्टीपल एलीलिज्म के लिए पूछा जा रहा है। 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलील्स आर पॉसिबल, total of 6 different genotypes of the human ABO blood types. If n represents the number of alleles, then which one of the following relation is correct for number of possible genotypes? तो possible genotypes यहाँ पर होंगे n/2 into n+1। यहाँ पर रख कर भी देख लेते हैं, ये तो मल्टीपल एलीज में n क्या हो गया, 3, तो 3 + 1 ये हो जाएगा 4, तो 2, और ये हो जाएगा 2 × 3 6। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स,
तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड। पेज नंबर है ये 61। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। अब 114 में देखें, विच इज द करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है। फेनाइल कीटोनूरिया, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, इलोंगेटेड शेप ऑफ आरबीसी। तो इलोंगेटेड शेप, सिकल शेप, ये सब किस में होंगी, ये सब सिकल सेल एनीमिया में। फेनाइल कीटोनूरिया जो है ये फेनिल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, हाइड्रोक्सीलेज। तो फेनिल एनालिन का लेवल बढ़ जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन वगैरह इसका फीचर होगा, ये गलत है। सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, मेंटल रिटार्डेशन। सिकल सेल में सिकलिंग ऑफ आरबीसी होती है, हसिया के आकार का हो जाता है आरबीसी, इसी को बोलते हैं सिकलिंग ऑफ आरबीसी। आरबीसी इस शेप का, डैमेज ज़्यादा होगा। हीमोफीलिया, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। तो ये सही है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी दोनों ही किसके हैं, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर 9 की। तो सी यहाँ पर करेक्ट है, सेकंड। 114। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, एनसीईआरटी 273-74 पेज नंबर से था। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मेंडल्स डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। तो डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर टाइप ऑफ गैमीट्स, तो डाईहाइब्रिड जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर टोटल टाइप ऑफ गैमीट्स बनेंगे 4, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अगर इसकी सेल्फिंग करेंगे तो यहाँ पर भी ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो टोटल ऑफस्प्रिंग्स होंगे यहाँ पर 16। तो ये सही है। टाइप ऑफ गैमीट्स 4, ये सही है। टाइप ऑफ जीनोटाइप निकालने के लिए 3n। n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो एक ये हो गया और एक ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये हेट्रोजाइगस हो गए। तो 3^2 ये आएगा 9, 10 यहाँ पर गलत है। टोटल रिकॉम्बिनेंट्स जो होंगे यहाँ पर, तो 9:3:3:1, ये डाईहाइब्रिड रेशियो। यहाँ पर ये हैं रिकॉम्बिनेंट्स, तो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे 6 16 में। 9 कैसे हैं, 9 होंगे राउंड येलो, राउंड के साथ येलो, और ये होगा रिंकल के साथ ग्रीन। तो यहाँ पर राउंड के साथ जब येलो और रिंकल्ड के साथ जब ग्रीन है, तो ये जो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे ये कैसे, ये राउंड के साथ ग्रीन, 3 जो है राउंड ग्रीन। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं था, नया कॉम्बिनेशन बना है, इसीलिए इनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। और येलो के साथ रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड। तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया, तो 2 सही है 2 गलत। आंसर हुआ 115 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। ड्यूरिंग मल्टीपल सर्जरी व्हाट इज द ड्रग गिवन टू पेशेंट बाय डॉक्टर। तो ड्रग कौन सी है यहाँ पर, मॉर्फिन। मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। तो ये सेडेटिव, सुस्ती भी लाएगी और पेन को भी किल करती है, मतलब एनाल्जेसिक एक्शन भी है। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 117 on careful analysis of records of biodiversity loss
विच ग्रुप फाउंड टू बी मोर वनरेबल टू एक्सटिंक्शन, तो एक्सटिंक्शन में बर्ड्स की प्रोबेबिलिटी 12%, मैमल्स का 23 और इनका 32, मैक्सिमम है यहाँ पर एम्फीबियंस की प्रोबेबिलिटी 117 इज सेकेंड। NCERT 2 पेज नंबर 222। 32% of all amphibian species, 31% of all gymnosperms, 23% mammals, 12% of all bird species facing the threat of extinction. Which one of the following is a type of protein? तो रिसेप्टर्स भी प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के होते हैं, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स के, एंटीबॉडीज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये भी एंजाइम है, CO2 प्लस H2O H2CO3 प्रोटीन एंजाइम है, तो ये सारे ही प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स हैं। 118 इज फोर्थ, पेज नंबर 109 से 114। The feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of other species, even if resources are abundant. जैसे लॉइन के प्रेजेंस में डियर की फीडिंग एफिशिएंसी क्या होगी, कम हो जाएगी, भले ही वहाँ पे घास बहुत ज़्यादा हो, तो इसी को बोला जाएगा इंटरफेरेंस कंपटीशन। 119 is third. Now we move to next question, page number 199. Question number 120. RUBP plus oxygen, फॉस्फोग्लाइकोलेट 1 फॉस्फोग्लिसरेट, तो यहाँ पर ये 3 कार्बन, फॉस्फोग्लाइकोलेट यहाँ पर ये 2 कार्बन, 2 कार्बन की वजह से इसे बोलते हैं C2 साइकिल। ये फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन में जो ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व हैं वो हैं क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। एंजाइम होगा यहाँ पर रोबिस्को, ये डुअल एक्शन एंजाइम है, 2 एक्शन है इसके, अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं कार्बोक्सिलेशन के लिए तो ये कार्बोक्सिलेज के तरह, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजनेज की तरह भी एक्ट कर सकता है। यहाँ पर ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है रोबिस्को, तो करेक्ट आंसर होगा 120 का फोर्थ, पेज नंबर ये 147। नाउ क्वेश्चन नंबर 121, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। राइजोम, पाइरिनोइड्स, लिविंग फॉसिल, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, तो प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट टेरिडोफाइट्स में। प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले हेट्रोस्पोरी, कंडीशंस जो सीड के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी थी वो प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट कहलाती हैं, हेट्रोस्पोरी। दूसरा यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट का रिटेन होना पेरेंट स्पोरोफाइट पे, ये भी ज़रूरी है, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, प्लस यहाँ पर विद डेवलपिंग एम्ब्रियो, गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी, विद डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसी को बोलते हैं सीड हैबिट, तो ये सही है। टेरिडोफाइटा में था सबसे पहले। लिविंग फॉसिल, ये साइकस सही है। लिविंग फॉसिल का मतलब ओनली सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द ग्रुप, या फिर जब से ओरिजिन हुआ है तब से उसमें मेजर चेंजेस ना हुए हैं तो उसे भी लिविंग फॉसिल बोलते हैं। पाइरिनोइड्स, पाइरिनोइड्स ये कोर इसका बना होता है प्रोटीन का, स्टार्च के स्टोरेज के लिए होते हैं, क्लोरोफाइसी के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, तो सही है। राइजोम ये इक्वेसेटम में प्रेजेंट है, तो करेक्ट आंसर होगा, मैचिंग सामने ही दी हुई है, A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4। 121 is first। Now we move to next question, 26 to 33। Now we move to next question, question number 122। Select the correct match। Opposite, साइमोज, रेटिकुलेट, इम्ब्रिकेट, तो अपोजिट क्या है, ये फिलोडेक्सी है, कैलोट्रोपिस में प्रेजेंट है, गुआवा में प्रेजेंट है। साइमोज, साइमोज और रेसिमोज, दीज आर टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोज में अनलिमिटेड ग्रोथ, साइमोज में लिमिटेड, यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर आ जाएगा, बेसिपिटल ग्रोथ होगी, बेसिपिटल सक्सेशन में होंगे।
Reticulate is a type of venation. Imbricate is a type of estivation. तो 122 का करेक्ट आंसर होगा ए इज फोर्थ, बी इज थर्ड, सी इज सेकंड एंड डी इज फर्स्ट. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 123. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट मैच? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, ये कार्ल कोरेंस सही है. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, पैरेललिज्म जो ड्रॉ किया गया था, तो ये भी सही है. टर्म लिंकेज, ये मॉर्गन ने दिया था. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक मतलब मेनी जीन्स अफेक्टिंग वन कैरेक्टर, तो ये स्किन कलर. फेनाइल कीटोनूरिया एग्जाम्पल है ये प्लियोट्रॉपी का. तो मेनी जीन्स अफेक्टिंग वन कैरेक्टर, ये हो गया पॉलीजेनिक. पेज नंबर ये 64 to 69. नाउ क्वेश्चन नंबर 124. रेसरपीन इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो रेसरपीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉ वोल्फिया वोमेटोरिया. और ये किसका एग्जाम्पल है? जेनेटिक डाइवर्सिटी का. जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन द सेम स्पीसीज. ये पोटेंसी के टर्म्स में, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में डाइवर्सिटी शो करेंगे. तो राव वोल्फिया वोमेटोरिया इज द राइट आंसर. 124 is third. Now we move to next question. Question number 125. Select the characteristic of a species. All the members of a species having a common ancestor. ठीक है. Group of individuals जिनमें morphological similarities होंगी, resemble to each other, they are anatomically similar, ये भी सही है. Species can interbreed with each other, potentially interbreeding होती हैं, और reproductive isolation होता है from other related groups. There is no reproductive isolation among the individuals of the same species. तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी सही है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. Now question number 126. Which of the following is man-made ecosystem? तो ecosystem may be natural, may be artificial. यहाँ पर artificial के दो examples हैं. एक है aquarium और दूसरा है agricultural field. Man-made. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ. पेज नंबर 205. नाउ क्वेश्चन नंबर 127. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. फाइब्रिनोजन ब्लड कोआगुलेशन, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट्स ये इम्यूनिटीज है. बी एंड टी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए, टी लिम्फोसाइट्स ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए. तो यहाँ पर मैचिंग सारी सही दी हुई है. ए बी सी एंड डी. 127 इज फोर्थ. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 128. पेज नंबर 194 एंड 195 एनसीईआरटी 1. मैच द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉकरोच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर फैलोमियर ये काइटिनस प्लेट्स हैं, ये एसिमेट्रिकल काइटिनस प्लेट्स एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का काम करेंगी. रेफरेंस टू कॉकरोच, तो ये मेल में भी प्रेजेंट है, फीमेल में भी प्रेजेंट है. गोनेपोफाइसिस भी बोलते हैं. गोनोपोर, गोनोपोर ये किस में? ये ओपनिंग ऑफ द एजैकुलेटरी डक्ट. स्पर्मेटोफोर ये बंडल्स ऑफ स्पर्म्स. और ओवेरियोल्स, ईच ओवरी में 8 ओवेरियोल्स होंगे, तो चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा इसमें प्रेजेंट होगा. करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए इज फोर्थ, बी इज थर्ड, सी इज सेकेंड एंड डी इज फर्स्ट. Now we move to next question. NCERT 1. Select the correct option for blood. तो ब्लड क्या है? ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू.
फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर, सेल और मैट्रिक्स, ये तीन एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेप्ट ब्लड। ब्लड में ये फाइबर्स एब्सेंट, बाकी जगह सेल, मैट्रिक्स और फाइबर्स तीन होंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सही है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू सही है, स्पेशल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू गलत है, फ्लूइड न्यूरल टिश्यू ये भी गलत। तो ए, बी और सी यहाँ पर सही है, 129 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। Given below are two statements. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. Ovarian stroma is divided into two zones, peripheral cortex and inner medulla. तो ये सही है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं। कॉर्टेक्स रीजन में ही फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। Under production of hormones by the adrenal cortex alters carbohydrate metabolism, causing acute weakness and fatigue, leading to a disease called under production adrenal cortex के, तो यहाँ पर एडिसन्स डिजीज, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी से। 131 is second. Now we move to next question, 132nd. Total species of plants, fishes, birds, mammals, amphibians and reptiles in Amazonian rainforest is about. तो यहाँ पर 40,000 स्पीसीज हैं प्लांट्स की, 3,000 हैं फिशेस की, 1,300 हैं बर्ड्स, मैमल्स की हैं 427, एम्फीबियंस की भी हैं 427 और रेप्टाइल्स की हैं 378। टोटल ये आता है 45,532। पेज नंबर ये 219 से। द डॉर्सल फ्लैट ट्राइंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज ए स्लाइटली एलिवेटेड, यहाँ पर ये स्पाइन, और ये इसका फ्लैट प्रोसेस, इसको बोलते हैं एक्रोमियन, और यहाँ पर आकर के ये क्लेविकल जॉइंट होती है, इसको बोलते हैं एक्रोमायो क्लेविकुलर जॉइंट। तो पूछा गया एलिवेटेड रिज, उभार के फॉर्म में है ये स्पाइन, और विच प्रोजेक्ट्स एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, इसको बोलते हैं एक्रोमियन। और यहाँ पर होती है ग्लिनोइड कैविटी, जिसमें हेड ऑफ द ह्यूमरस आकर के आर्टिकुलेट करता है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो स्पाइन और एक्रोमियन ये यहाँ पर सही है। 133 इज थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। Select the options that correctly identifies the plant's parts labeled from A to F in the given figure of nephron. तो यहाँ पर A और ये यहाँ पर आकर के कंटिन्यू हो रहा है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ये DCT, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये वासा रेक्टा और ये लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग होगी 134 की। फर्स्ट ए इज आफ्रेंट एर्टिरियोल, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा दिखाया हुआ है ल्यूमिन का, इसका कम है, और इसी के आगे से कंटिन्यूएशन से बन रहा है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो आफ्रेंट आर्टेरियोल, बी हो गया PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप, DCT, कलेक्टिंग डक्ट एंड F इज वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा क्या है? थिन वेसल ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क which runs parallel to the loop of Henle. 134 is first. Now we move to next question, 135. Select the incorrect statement for ribosome. तो राइबोसोम के लिए क्या है? इनकरेक्ट है, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। इट इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, गलत है। सेमी ऑटोनॉमस क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, उनका अपना DNA है, RNA है, अपनी प्रोटीन्स हैं,
प्रेजेंट इन सम सेल ऑर्गेनेल्स, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है, सही है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसा प्रोकैरियोटिक सेल में है वैसा ही 70s टाइप, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा 80s, ऑर्गेनेल्स में होता है 70s। तो प्रेजेंट इन सम सेल ऑर्गेनेल्स सही था। यहाँ पर पूछा गया इनकरेक्ट, तो 135 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा सेकंड। So thank you all of you. I have covered my portion. Thank you so much. Now further discussion will be carried by my fellow partner Vikram sir. हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन का सेशन। और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट का। ये 14वां टेस्ट था जो कि 16 अक्टूबर 2024-25 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में पेपर हुआ है। पेपर काफ़ी ठीक था, आप सबने पढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर शैलेंद्र सर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पेपर का बखूबी बहुत शानदार और वेल एक्सप्लेन किया है। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 136 से 180 तक की जर्नी आपके साथ करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपके सामने सवाल है 136। एक्चुअल में ये क्वेश्चन 2 चैप्टर्स का मिक्सिंग है। ये डायग्राम आपका सेल के चैप्टर में दिया हुआ है और बाकी के जो ये सेंटेंस लिखे हुए हैं ये न्यूरल कंट्रोल के चैप्टर से दिया हुआ। चूँकि न्यूरॉन लिखा है ये, तो जाहिर सी बात है इसका कनेक्शन, चूँकि ये FST का टेस्ट था तो आप कहीं से चीज़ों को लिंक कर सकते, तो आपको ये पता होना चाहिए था। अगर ये न्यूरॉन है तो जितनी प्रॉपर्टी न्यूरॉन की होती है, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं इस सेल के, वो सारे के सारे आप पर वैलिड होंगे। ये लॉन्गेस्ट सेल होगी क्या, ये डिटेक्ट करेगी, रिसीव करेगी और ट्रांसमिट करेगी स्टिमुली को। मान लो ये मैंने इसे पिनअप किया तो ये देखिए स्टिमुलस गया मेरे पास। फिर लिखा ये 3 मेजर पार्ट्स है। अब इसके 3 मेजर पार्ट्स तो आपको पता ही है। पहला आपका डेंड्राइट, उसके बाद साइटोन और एक्सॉन, ये आपके 3 मेजर पार्ट्स उस पर लिखे हुए हैं। इसके बाद इट इज एक्साइटेबल सेल, क्योंकि ये पोलराइज होते हैं और ये एक्साइटेशन को रिसीव करते हैं और नर्वस स्टिमुलेशन में होते हैं, और इनका बॉडी पे कंट्रोल सबसे ज़्यादा होता है, ग्रेटेस्ट कंट्रोल होता है, ये किताब में लिखा हुआ है। और इनकी मेम्ब्रेन जो होती है पोलराइज होती है, याद रखिएगा। तो ये सभी के सभी सेंटेंस सही है, 4th आंसर, और ये आप देख सकते हैं। फिर लिखा है कुछ नहीं सर, आपको पता है कि जितने वर्म नाम का टर्म लिख के आता है, वर्म, अगर हम बोलें वर्म तो जाहिर सी बात है भाई ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ये डन है। वर्म जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, क्यों? क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लैटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होता है। तो वर्म जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब देखो, वर्म स्यूडोसिलोमेट हो सकते हैं, वर्म सीलोमेट हो सकते हैं, वर्म एसीलोमेट हो सकते हैं। तीनों पॉसिबिलिटी। कैसे? अगर हम टेप वर्म की बात करें तो भाई साहब ये तो एसीलोमेट, हुक वर्म की बात करें स्यूडोसिलोमेट, और अर्थवर्म की बात करें तो ये ट्रूसिलोम। ठीक, लेकिन सर सिल्क वर्म में भी ट्रूसिलोम है। पहली बात, सिल्क वर्म में ट्रूसिलोम है, और ट्रूसिलोम जो है वो इसका भी कैरेक्टर है। तो आप करें क्या? तो सर आपको पता सिल्क वर्म आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, जिसमें ज्वाइंटेड अपेंडेज इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो हम क्या करेंगे, सिल्क वर्म को डी से ना मैच करा के सिल्क वर्म को ज्वाइंटेड अपेंडेज से मैच कराएंगे। तो हम कह रहे हैं A सेकेंड, B फोर्थ, C फर्स्ट, D थर्ड, दैट इज 3rd आंसर। वैसे D फोर्थ भी हो सकता था, याद रखिएगा, लेकिन बाकी चीज़ें मैच नहीं करती हैं। तो और A सेकेंड और B फोर्थ तो होता ही होता। तो क्या लिखा? 3rd आंसर। तो हुक वर्म क्या हो गया? स्यूडोसिलोमेट, अर्थवर्म, ट्रूसिलोम, टेपवर्म, एसीलोम, और उसके बाद ये D थर्ड। ठीक है, तो 3rd आंसर। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि अगर मैं वर्म की बात कर रहा हूँ तो वर्म एसीलोमेट हो सकता है, स्यूडोसिलोमेट हो सकता है, और ट्रूसिलोमेट भी हो सकता है। लेकिन अगर वर्म की बात करेंगे तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके NMC सिलेबस वाले से है क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये एडिशनल का है जो कि फैमिली से पूछा गया है। आपको बताया गया था कैरेक्टर, जब आप पोएसी फैमिली का पढ़ोगे तो उसमें फेदरी स्टिग्मा होता है, वर्सेटाइल एंथर होता है। वर्सेटाइल एंथर का मतलब ये होता है कि हवा में एक्सपोज होता है उसका एंथर, और हवा में चारों तरफ ये घूम सकता है। समझ गए? हवा में चारों तरफ ये घूम सकता है ताकि पॉलन ग्रेन आसानी से निकल सके। और अगर जो पॉलन ग्रेन हवा में उड़ रहा है वो बड़ी आसानी से इस आपके स्टिग्मा से ये पिकअप हो जाए। समझ गए? बड़ी आसानी से ये पिकअप हो जाए, इसीलिए फेदरी स्टिग्मा होता है। क्यों? ताकि आसानी से पिकअप कर लिया जाए।
इस चीज़ को। तो भाई ये पोएसी फैमिली का कैरेक्टर है और ये मोनोकार्ड की फैमिली है। क्लूम्स और लेमा जो होते हैं ये ब्रेक्ट के मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रेक्ट के मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं, याद रखिए ग्लूम्स और लेमा दोनों। और ये पोएसी में इस पे पैलिया पाया जाता है, स्पाइकलेट कैरेक्टर होता है, ठीक है। पैपस देखिए क्या होता है, जब कैलिक्स जो होता है कैलिक्स ये हेयरी हो जाता है, हेयरी कैलिक्स, इसी को बोलते हैं पैपस एस्टेरेसी। और लोमेंटम जो होता है सीजल फिनोइडी और मिमोस्वाइडी, और लेग्यूम फेबेसी फैमिली में। तो ये सारों के सारे मैचिंग सही हैं। जब आप एनएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग फैमिली पढ़ेंगे तो ये सवाल आपको मिल जाएगा। तो लेग्यूम फ्रूट, फेबेसी, सीजल फिनोइडी, मिमोस्वाइडी, लोमेंटम टाइप के फ्रूट होते, याद रखिएगा पहला आंसर। अब देखिए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। आपको याद हो कि जब ये बात बड़ी कंट्राडिक्शन में हो रही थी कि CO2 और H2O में से कौन है कि ऑक्सीजन निकालता है, तो आपको पता है कि ऑक्सीगेनिक फोटोसिंथेसिस से पहले ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन बहुत से ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस किया लेकिन उनमें ऑक्सीजन नहीं निकल रहा था। इन्हीं को बोलते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, याद रखिएगा ये होते हैं। इनमें क्या खास बात होती है कि H2O की जगह पर H2S इस्तेमाल होता है। तो अब जहाँ पर हमें ऑक्सीजन मिल रही थी वहाँ पे हमें सल्फर या सल्फेट मिलेगा, याद रखिएगा ये चीज़ मिलती है। और कमाल की बात, आपने याद हो जब आप सेल का चैप्टर पढ़े थे बच्चों तो उसमें एक स्ट्रक्चर पढ़ा था मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन क्रोमेटोफोर, और इसी क्रोमेटोफोर में ही आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्रोमेटोफोर में होता है। ये बैक्टीरियो क्रोमेटोफोर आपके एनऑक्सीगेनिक बैक्टीरिया का कैरेक्टर होता है जिसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल ए नहीं है। क्लोरोफिल ए जो है बच्चों वो आपके ऑक्सीगेनिक फोटोसिंथेसिस वाले जीवों में पाया जाएगा, याद रखिएगा। दैट इज फोर्थ आंसर। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? वो सारे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की बजाय सल्फर या सल्फेट रिलीज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में, उनमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है जो कि मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है। इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है और ये क्लोरोफिल ए नहीं है। और ये भी एक प्रकार के ऑटोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक का ये कतई मतलब नहीं है कि केवल ऑक्सीजन निकाले, फोटोसिंथेसिस कर रहा है ये मायने रखता है, ठीक है। तो ये भी आपके ऑटोट्रॉफिक जीव हैं, फोर्थ आंसर। अब देखिए रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग। आपको पता है कि ये आपका मेरिस्टेम सूट एपिकल है और ये आपका नोड है, तो बीच में आपका एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम छूट जाता है, याद रखिए। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम से आप देखिए घास, आपने कभी घास देखी हो तो जब घास आप चढ़ दीजिए, वो कोई घास खा के जाती है तो कुछ देर के बाद देखिए घास फिर निकल जाती है। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है जो लंबाई में उसको बढ़ाता है, याद रखिएगा। तो क्या रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग, ग्रेजिंग करने के बाद जो आपकी ग्रास जो ग्रो कर रही होती है फिर वापस आती है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम से आती है, याद रखिए। और दूसरी बात, एक होता है ग्रेजिंग, टर्म याद रखिएगा भाई, एक होता है ग्रेजिंग और एक होता है ब्राउजिंग। ये दो आपके हैबिट होती है फीडिंग की। आपको पता है मैं अगर एक प्लांट की बात करूं, प्लांट, तो प्लांट को कौन खाएगा? हर्बीवोरस, ठीक, हर्बीवोरस। अगर हर्बीवोरस ने किसी पौधे को खाया इन जनरल तो उसको बोलेंगे ब्राउजिंग। लेकिन अगर वो घास ही खा रहा है, मतलब जमीन पे रिंग, जैसे गाय है भैंस है ये घास खा रहा है, तो उसको बोलेंगे ग्रेजिंग। तो ब्राउजिंग क्या है? बड़ा टर्म है। जितने प्रकार के घास को छोड़ करके जितने प्रकार के पौधे होते हैं उनको खाने का नाम होता है ब्राउजिंग। और ये दोनों के दोनों हर्बीवोरस होते हैं, ग्रेजिंग और हर्बिंग, याद रखिएगा। तो ग्रेजिंग का मतलब क्या है? घास का खाना, घास चरना या घास खाना, याद रखिएगा। और इन्हें खाना प्लांट को खाना। तो क्या आंसर आ गया? थर्ड। अब देखिए आपको याद हो कि जब आपने ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक है, तो ये कहा गया था कि अगर पेरिकार्प इडेबल है, पेरिकार्प इडेबल तब तो ट्रू फ्रूट है, ठीक। और पेरिकार्प के अलावा अगर फ्रूट के फॉर्मेशन में एडिबल पार्ट कोई है तो उसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। ज़्यादातर कुछ पौधे, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें थैलमस कंट्रीब्यूट करता है, एडिबल हो जाता है, जैसे कि नाशपाती, जैसे कि सेब। और वैसे ही आपका स्ट्रॉबेरी है, ये जो दिख रहा है ना, ये थैलमस है, याद रखिएगा, ठीक। और इसी थैलमस के एडिबल होने कारण ही ये फॉल्स फ्रूट है। क्या है ये?
फॉल्स फ्रूट, ये किसका डायग्राम दिया किताब में? स्ट्रॉबेरी का दिया हुआ है। सेकेंड आंसर ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये भी थैलेमस है, ये सेब का डायग्राम बना है एप्पल का। कुछ नहीं, आपसे कहा गया था कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है और आपके पास 10 लाख मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 10 लाख मॉलिक्यूल हैं और 1000 एंजाइम हैं, ठीक, 1000 10 लाख, ठीक, मतलब 10 लाख मॉलिक्यूल हैं सबस्ट्रेट के, ठीक, सबस्ट्रेट के, और एंजाइम के हैं 1000 मॉलिक्यूल, और मैं ये जानता हूं कि पर सेकेंड ये 1000 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदल देगा। मतलब हर सेकेंड हम ये देखेंगे, हर सेकेंड, कि हमारा सबस्ट्रेट 1000 कम हो रहा है और हर सेकेंड हमारा प्रोडक्ट में आपका 1000 मॉलिक्यूल बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एंजाइम की इफिशिएंसी इतनी है 1 सेकेंड में 1 मॉलिक्यूल को बदलने की। तो 1000 मॉलिक्यूल अगर आपने एंजाइम लिए तो हर एंजाइम का मॉलिक्यूल एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा हर सेकेंड। तो मैं ऐसा देखूंगा कि जैसे जैसे रिएक्शन टाइम बढ़ेगा, सेकेंडों में रिएक्शन आपकी धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी, और एक समय के बाद एक कांस्टेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि शुरू में एंजाइम आपके जितने थे उतने ही हैं, लेकिन अगर आपने सबस्ट्रेट 10 लाख की बजाय आप 10 लाख और डाल दी, 20 लाख कर दिया, 30 लाख कर दिया, तो आप देखोगे कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन उतनी ही है। क्यों? क्योंकि जब एंजाइम के मॉलिक्यूल फ्री होंगे तभी तो वो अगले नेक्स्ट सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को पिकअप करेंगे और बदलेंगे प्रोडक्ट में। तो इसीलिए सबस्ट्रेट करंट बढ़ाने पर भी आपको ये रिएक्शन Vmax पे जाकर कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एंजाइम की इफिशियंसी आपकी उतनी ही है। भाई 10 लाख की जगह आपने 50 लाख कर दिया, लेकिन एंजाइम तो अपनी ही स्पीड से काम कर रहा है ना, तो एक समय के बाद आपको लगेगा रिएक्शन ही जो है कांस्टेंट हो गया। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट बन नहीं रहा, रिएक्शन चल रही है, लेकिन आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हो उससे तेज़ी से, और एंजाइम अपनी ही स्पीड से काम कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर तो ये जाकर के सैचुरेट हो जाता है, फर्स्ट आंसर। आप देखिए डीएनए इज नॉट प्रेजेंट। आपको पता था कि नॉर्मली आपके किसी भी सेल, चाहे प्रोकैरियोट हो और चाहे यूकैरियोट्स हो, ठीक है, प्रोकैरियोट्स हो और चाहे यूकैरियोट्स हो, इनमें डीएनए होता ही होता है। लेकिन अगर यूकैरियोट है तो ये क्रोमोसोम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये आपको पता क्यों? सुपर कॉइलिंग की वजह से। लेकिन जब आप यूकैरियोट्स की बात करते हैं, 2 सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऐसे होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, सिंगल होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, सर्कुलर होता है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस अगर है तो यूकैरियोट तो है ही, और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी होगा। राइबोसोम में डीएनए नहीं होता, याद रखिएगा। यहाँ डीएनए पूछा गया, ये डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में है या नहीं, ये बात की बात है। तो अब क्या आंसर आ गया? फोर्थ। ये आप देख सकते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री। इस तरह के क्वेश्चन करने का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, बस आपके अप्रोच और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज़ ढूंढो जो बाकी 3 से अलग हो। भाई मैं जानता हूँ कि ये ऑर्डर है और मैं जानता हूँ कि ये तीनों के तीनों फैमिली हैं। एक अंतर तो मुझे अभी दिख गया, ठीक, एक अंतर मुझे दिख गया कि तीनों फैमिली है, ये ऑर्डर है। बाकी बनाते हैं, होमिनिडी और फेरिडी, ये तीनों के तीनों कार्डेटा की ऑर्डर हैं, कार्डेटा की फैमिली हैं, ठीक, ये भी एक हो गया। और ये आपका कार्डेटा का ऑर्डर है, तो आंसर तो पहला ही आएगा। तो हो सकता है कि नजरिए सवाल बन जाए, तो ये तीनों फैमिली हो गई, ऑर्डर हो गई, फर्स्ट आंसर। अब देखिए प्राइमेटा किसका ऑर्डर है? मंकी एप मैन का। कैनेडी किसकी फैमिली है? डॉग की। फेरिडी किसकी फैमिली है? शेर की, तेंदुए की, चीते की, बिल्ली की। और होमिडी किसकी फैमिली है? ह्यूमन की। याद रखिएगा, ये आप देख सकते हैं। आप देखिए इन द गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी एनिमल्स इन विच हार्ट इज प्रेजेंट वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। ये बताया गया था कि नॉन कार्डेट और कार्डेट के करेक्टर जब आपने पढ़े थे तो आपसे कहा गया था कि अगर मैं कार्डेट को ध्यान दूं तो उनमें हार्ट वेंट्रल पोजीशन पे है, ठीक, और नर्वस सिस्टम जो है वो डॉर्सल है, ठीक है। क्या हुआ? हार्ट क्या है? वेंट्रल है, और आपका नर्वस सिस्टम क्या है? डॉर्सल है, ठीक। अब इसका मतलब अगर हमें ये क्वेश्चन निकालना है तो मैं इस तरह से इसको अप्रोच करूंगा कि जितने कार्डेट के मेंबर हैं फाइलम कार्डेटा के, वही सब के सब हमारे पिकअप किए जाएंगे और बाकी को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि वेंट्रल साइड निकालना है। भाई कॉकरोच आर्थ्रोपोडा ये नहीं होगा,
क्रोकोडाइल आपको पता है एक प्रकार का रेप्टाइल है तो बर्ड है, बर्ड रेप्टाइल है तो वर्टिब्रेट है तो कार्डेट है। और रैट आपका मैमल है, आपको पता है मंकी मैमल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 1 2 3 दैट इज 3, और बाकी सब के सब क्या है, ये नॉन कार्डेट हैं। ये आर्थ्रोपोडा, एनिडा और आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो ये 1 2 3 दैट इज 3 आंसर, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछते कि कितने एनिमल हैं जिनमें आपका हार्ट डॉर्सल है तो कितना आता है, 1 2 3 4 5 आंसर आते, याद रखिएगा। अब देखो दोनों के आंसर लिखे हुए थे, अगर आप ये बात नहीं जानते कि कार्डेट में है कि नॉन कार्डेट में तो भी आपका आंसर गलत हो जाता। 4th आंसर। अब देखिए कुछ नहीं सर, इन विच म्यूजियम में एब्सेंट, कुछ नहीं, आपको पता है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज वो पहला फाइलम था जिसमें म्यूजियम बना, ठीक। तो उससे पीछे वाले सब में नहीं है। ये आपका पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, तो जाहिर सी बात है ये सब नहीं होंगे, तो यही है जिनमें एब्सेंट नहीं है, दैट इज 3, याद रखिएगा। ये प्लेटीहेल्मिन्थीज, एकार्डर्मेटा और ये आपका रेप्टिलिया कार्डेटा, याद रखिएगा। ये टर्टल है, ये आपका एस्टेरियास है, ये आपका लीवर फ्लूक है, वो प्लेरोबेकिया है, वो सी एनीमोन है, वो स्पॉन्जिला, याद रखिएगा। तो क्या आंसर आ गया 3, तो जिनमें नहीं है दैट इज 13 आंसर। और 3 ऐसे हैं जिनमें मीडियम प्रेजेंट है। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होता प्रेजेंट का या प्रेजेंट का बनाते तो भी आंसर 3 ही आता। कुछ नहीं सर, यहाँ पे हमें डायग्राम दिख रहा है और कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिख रहा है। अब आपको पहचानना था, ये मुझे दिख रहा है यूनिसेलुलर ग्लैंड, ठीक है, जिसे हम लोग गॉबलेट सेल के नाम से जानते हैं। ये क्या सिक्रीट करता है सर, म्यूकस। कहाँ सिक्रीट करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक, जिससे आपका एल्कलाइन बनता है मीडियम। फिर दूसरा वाला मुझे दिख रहा है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। और ये दोनों, ये स्मूथ मसल्स हैं, ये कार्डियक मसल्स हैं। आपसे पूछा गया मस्कुलर टिश्यू तो केवल मेरा ये वाला जाएगा और ये वाला जाएगा, सी एंड डी दैट इज 2। क्या आंसर आ गया, 4th आंसर, ठीक है। तो पहला एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा कनेक्टिव है, तीसरा मस्कुलर है। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो एपिथेलियल टिश्यू हैं, एक इनमें से कितने कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो भी आंसर एक आता है, याद रखिएगा। तो आपके आंसर्स पता होना चाहिए। 4th आंसर। आपको मालूम था कि जब आप माइटोसिस की बात करते हो बच्चों, सबसे पहले आता है प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज, ठीक, ये आते हैं। तो अब इनमें जो होने वाली घटनाएं हैं उनके अकॉर्डिंग ही ये आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या आप इस बात को जानते हैं कि प्रोफेज में क्या घटता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है। तो प्रोफेज में आपको पता है कि जो डीएनए आपका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था, जो डीएनए बना था 2.2 मीटर का, वो आपके कंडेंस होकर के क्रोमोसोम के फॉर्म में बनता है, तो कंडेंसेशन हो गया। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है, ईआर डिसअपियर, गोल्गी बॉडी डिसअपियर, न्यूक्लियर डिसअपियर हो जाता है, तो ये भी सही है। फिर ये मेटाफेज में जितने क्रोमोसोम होते हैं वो अरेंज होते हैं इक्वेटर पे, ये भी ठीक। उसके बाद एनाफेज में सेंट्रोमियर की डिवीजन या स्प्लिटिंग होती है, ये सही है। और सेग्रीगेट होकर के एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड जो होते हैं अलग अलग होकर अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल पे चले जाते हैं, जिन्हें हम सेग्रीगेशन कहते हैं, और भविष्य के क्रोमोसोम वही बनते हैं। और टीलोफेज आपको पता लास्ट में आता है, जिनमें आपके 2 आपके न्यूक्लियस बन जाते हैं, और उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। तो मेरा पहला आंसर सही है भाई। ये आप देख सकते हैं कि पहले कंडर क्रोमोसोम बना, फिर ये अरेंज हुआ, फिर स्प्लिट हुआ, फिर टीलोफेज बना। कुछ नहीं सर, पॉलन ग्रेन तो आप जानते हैं कि बहुत से पॉलन ग्रेन कुछ पौधों के होते हैं जो एलर्जी काज करते हैं, जैसे कि आपका पार्थेनियम जो गेहूं के साथ हमारे देश में आया था। और पॉलन ग्रेन जो होता है जनरली कितना डायमीटर दिया गया है, नहीं है, ध्यान से देखिए, माइक्रोमीटर है, गलत है। फिर आपको पता है दुनिया कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो स्पोरोपोलेन को डाइजेस्ट कर सके, ये भी ठीक है। एक्साइन और इंटाइन किसके लेयर थे, पॉलन ग्रेन के लेयर थे। बाहर वाली जो लेयर थी वो होती है एक्साइन, जो कि क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस, और अंदर वाली होती है सेलुलोज की बनी, पैक्टिन सेलुलोज की कंटिन्यूअस। इसी और जगह कुछ जगहों पर ये एब्सेंट होती है, इसी को बोलते हैं जर्मपोर। और जर्मपोर से क्या निकला था, पॉलन ट्यूब निकला था, याद रखिएगा। तो एक्साइन टाइन किसके लेयर है, पॉलन ग्रेन के।
फिर लिखा पोलाइडी ऑफ जनरेटिव सेल, सिनर्जिड एंड फंक्शनल। आपको पता है कि मियोसिस के बाद कोई भी सेल होगी उसकी पोलाइडी होगी हैप्लॉइड, और उस पोलाइडी में अगर जितना ही बार माइटोसिस होकर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो उनकी पोलाइडी भी हैप्लॉइड ही रहेगी। आपको याद हो कि जब फंक्शनल मेगास्पोर की पोलाइडी n है और इसी से माइटोसिस होकर के आपका 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड आपका क्या बना था, एम्ब्रियोसाइक बना था, ये आपकी सिनर्जिड, ये एग, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये एंटीपोडल। तो इसका मतलब इसी फंक्शनल मेगास्पोर से माइटोसिस होकर बना है। तो माइटोसिस से पोलाइडी नहीं चेंज होती, इसका मतलब जो पोलाइडी फंक्शनल मेगास्पोर की है वही सिनर्जिड की होगी, वही एग का होगा, वही पोलर न्यूक्लियाई का होगा, वही एंटीपोडल सेल का होगा। और पॉलन ग्रेन तो खुद हैप्लॉइड है, तो जनरेटिव भी हैप्लॉइड हो गया, सिनर्जिड भी, इन सब की पोलाइडी सेम है। तो मुझे ए सही दिख रहा है, मुझे सी, मुझे डी, मुझे सी और ई। क्या आंसर आ गया पहला, याद रखिएगा फर्स्ट आंसर। अब देखिए सेलेक्ट द प्लांट इन विच द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट। कुछ नहीं सर, आपको मालूम है कि सर एक टर्म आता है मोनोइसियस, ठीक है, और एक टर्म आता है सर डायोइसियस। ठीक, कहते हैं कि जब एक ही बॉडी में आपके मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, इसको बोलते हैं मोनोसियस बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट, और एक मेल अलग हो और बोलते हैं दूसरा फीमेल, ठीक है, ये अलग हो, तो इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल डायोसियस। आप ध्यान से देखिए मार्सेंसिया में एंथ्रिडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर दोनों सेक्स अलग अलग प्लांट पे हैं, थैलस पे हैं, तो भाई ये तो आपका डायोसियस हो गया, पहली बात डायोसियस। और स्फेगनम को ध्यान से देखिए, एंथ्रिडियल ब्रांच और आर्चिगोनियल ब्रांच एक ही ब्रांच पे, तो ये तो बाइसेक्सुअल हो गया। पाइनस भी आपको पता मेल फीमेल कोन एक ही प्लांट पे होता है। अब साइकस में क्या है सर, मेल कोन अलग प्लांट पे और मेगास्पोरोफिल दूसरे प्लांट पे, ये यूनिसेक्सुअल है। तो आपको एक ही पौधे बताना था, तो क्या आंसर आ गया, बी और सी, दैट इज फर्स्ट आंसर। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट अपॉन सेम प्लांट बॉडी, बी एंड सी फर्स्ट आंसर, ये आप देख सकते हैं। फिर लिखा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन एड्रेनल मेडुलरी। हाँ, कुछ नहीं सर, आपको पता था कि जब आपने एड्रेनल ग्लैंड का डायग्राम देखा था तो एक तो बाहर वाली लेयर एड्रेनल मेडुला मतलब कार्टेक्स, ठीक है, और अंदर वाली लेयर को आप क्या बोलते थे, मेडुला। ये मेडुला निकालते थे एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। कौन से हार्मोन, एमिनो डेरिवेटिव हार्मोन, जिनका नाम था एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, याद रखिएगा। और ये इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, फ्लाइट में, फेयर में और फाइट में काम करते हैं। शरीर में जितनी भी एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, सबको ये बढ़ाएंगे। मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, ग्लाइकोजेनोसिस करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड करेगा, सब कुछ करेगा। और अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिक तो है ही। और जैसे हम जब तेज़ भागते हैं तो हमारी जो आँखें हैं वो ऐसे हो जाएंगी, तो पीपल को डायलेट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगा, तो हाइपरग्लाइसीमिक है, पाइलोरेक्शन करेगा, मतलब हेयर को खड़ा करेगा। और इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, बी सी डी, क्या आंसर आ गया, बी सी डी, दैट इज सेकेंड आंसर, याद रखिएगा। अब देखिए फाइंड द करेक्ट, कुछ नहीं, प्रेगनेंसी में आप जानते थे कि जो आपका लिम्बो डिजिट है वो बन जाता है 8 वीक में, 2 महीने में। मेजर ऑर्गन सिस्टम एक्सजेंटेलिया ये बनता है 12 वीक में, तो ये तो ठीक है। फिर दूसरा वाला देखिए गलत है, मेरा सिस्टम गलत है। और आपको पता है कि हार्ट जो बनता है वो 30 दिन या 1 मंथ कह सकते हैं। लिम्ब और डिजिट डेवलप 2nd मंथ, बिल्कुल सही है, 8 हफ्ते में। और पूरे अपीयरेंस ऑफ हेयर जो है ना 5th मंथ, सही है। पूरे सर पे, हाँ, सर पे बाल आना और पहला मूवमेंट होना 5वां महीना, और भवों का आईलेसेस का बनना, आईलिड सेपरेट होना, और पूरे सर पे बाल आना 6वां महीना, ठीक है। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है, ई सही है, ए सी डी ई, क्या आंसर आ गया, 4th, ठीक है। फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू स्ट्रक्चर मोनोकार्ड स्टेम। आपको पता है कि मोनोकार्ड स्टेम में हाइपोडर्मिस क्या होता है, स्क्लेरन काइमेटस होता है, स्क्लेरन काइमेटस होता है, ये गलत है भाई, पहला आंसर। और वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं और कंजॉइंट और क्लोज होते हैं, क्योंकि कैम्बियम नहीं होता, और फ्लोइंग पॉइंट काइमा एब्सेंट होता है, ये बात सही है। तो कैम्बियम ना होने की वजह से एब्सेंट होता है, याद रखिएगा, तो क्लोज फर्स्ट आंसर। और किताब आप देख ही सकते हैं कि ये डायग्राम कुछ इस तरह से बना है कि सेंटर वाले बड़े होते हैं और पेरीफेरल वाले छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, डायग्राम बना हुआ किताब में। आप देखिए व्हाट इज द मेन, कुछ नहीं, आपको पता है कि जब मैं क्रोमोसोम बना रहा हूँ
आप ध्यान से देखिए, ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है इसको तो बोलते हो सेंट्रोमियर, और यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे आपका स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, इसको बोलते हो काइनेटोकोर। क्या बोलते हो? काइनेटोकोर। और इसी काइनेटो को जब स्पिंडल फाइबर अपने अपने पोल पे इसको खींचता है तो स्प्लिटिंग हो करके आप देखिए, ठीक है, ये अपने पोल पे अलग, ये अपने पोल पे अलग एनाफेज स्टेज में। तो टू सेपरेट द क्रोमोसोम होगा। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर? मेन फंक्शन पूछा गया है स्प्लिटिंग करना, ताकि क्रोमोसोम का नंबर एक जनरेशन से जनरेशन बराबर रहे। ठीक है, एक सेल में डीएनए का अमाउंट क्रोमोसोम का अमाउंट ज़्यादा ना हो जाए। हालांकि स्पिंडल फाइबर का रोल ये भी है एक क्रोमोसोम को इक्वेटर पे जमा करना, ठीक है, और क्रोमोसोम को प्रॉपर प्लेस देना सेल में। ठीक, तो पहला आंसर, इनको अलग करना होता है। आप देखिए, कुछ नहीं सर, आपको इतना पता है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S और यूकैरियोट में 80S बोलते हैं जनरली, लेकिन यूकैरियोट में 70S भी होता है। इसकी यूनिट जो होती है 50 और 30, और इसकी क्या होती है 60 और 40, कुछ नहीं। और दोनों के दोनों 2 सब यूनिट के बने होते हैं, दोनों के दोनों 2 सब यूनिट के बने होते हैं। ये बात सही है, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो। लिखा था यूकैरियोटिक राइबोसोम और 80S एंड प्रो राइबोसोम और 70S, सही है, दोनों 2 सब बने सही हैं। जो 2 सब 80S के 60-40 और 70 के कितने 50-30, ये भी सही है। 2 सब ऑफ 80S और 60-70 ये गलत है, और 70 का ये भी गलत है। 2 सब ऑफ 80S 60-30 और 70 ये भी गलत है। तो मुझे ABC क्या आंसर आ गया? पहला, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए, आपको मालूम था कि एटीपी यूज है 2 स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस। आपको पता ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। ये 2 ऐसे स्टेप थे जहाँ पर एटीपी यूज होती है, ठीक है, और ये 2 ही एटीपी होती है। ये दोनों सेंटेंस सही है और यही इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है। लेकिन जब आपका एटीपी निकलना होता है तो वहाँ पर आपके 2 मॉलिक्यूल हो जाते हैं, 2 स्टेप पे निकलती है। ध्यान से देखिए, 2 स्टेप पे निकलती है, 2 स्टेप यूटिलाइज भी होती है। लेकिन जब यूटिलाइज होती है तो वहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल चलता है, फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल चलता है, और जब निकलता है तो वहाँ पर फास्फो ट्राइओज फास्फेट होते हैं जिनमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए 4 बनता, 2 यूटिलाइज होता है। तो ये सेंटेंस सही है, करेक्ट है। कुछ नहीं सर, एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स बोलते हैं, याद रखिए। क्यों? आपको पता है कि जब आपने ईटीएस देखा था तो इलेक्ट्रॉन NADH2 के माध्यम से आया, वहाँ से उसने अपने हाइड्रोजन को छोड़ा, वहाँ से प्रोटॉन गया अंदर, इलेक्ट्रॉन गया आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास। जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसका हुआ रिडक्शन, फिर वो इलेक्ट्रॉन लेकर के आगे पास आउट करता है तो उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। जिसे देता है इलेक्ट्रॉन उसका होता है रिडक्शन, फिर वो ट्रांसफर करता है, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता रहता है। ऑक्सीजन का रोल क्या है? फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। क्यों? आपको पता है ये जो 4 प्रोटॉन जम करके आते हैं और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को पिकअप करता है और 2 वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। और ये जो फोटो ऑक्सीडेटिव एनर्जी यूटिलाइज फॉर, नहीं सर, ये आपकी क्लोरोप्लास्ट में होती है, याद रखिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट की बात है, और ये आपके फोटोसिंथेसिस की बात है। तो ये रेस्पिरेशन के लिए गलत है, वैसे सेंटेंस सही लिखा है। रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन क्रॉस द आउटर, नहीं, इनर मेम्ब्रेन क्रॉस करता है, याद रखिएगा। आपने देखा होगा कि आपके ये आउटर, ये इनर, और इनके बीच में गैप होता है। तो ये आउटर में, ये आपकी आउटर है, ये इनर है। प्रोटॉन यहाँ यहीं पे जमा होता है और यहाँ से क्रॉस करके जाता है मैट्रिक्स की तरफ, जिससे ग्रेडियंट जो होता है बन जाता है, और इससे कन्फर्मेशन चेंज आता है। तो ये स्पेस से प्रोटॉन निकल करके इनर मेम्ब्रेन से क्रॉस करके जाता है मैट्रिक्स की तरफ। तो ये गलत है, आउटर नहीं होगा। A, B और D, क्या आंसर आ गया? सेकेंड, A, B और D है, दैट इज सेकेंड आंसर। अब देखिए, कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये बड़ा प्रॉब्लम करता है आप लोग को, इसको सीखिए। मैं कह रहा हूँ अगर मुझे ट्रांसपोर्ट सीखना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ले लो और चाहे CO2 ले लो। इसके एक तरीके, आप केवल एक का याद रखिए, इसको वाया ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, इसी को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये जब बाइंड करेगा कार्बामीनो, ये याद रखिएगा। अब देखिए, इनके फेवर करने के लिए फेवर कौन कौन से करेंगे?
लो टेम्परेचर लेस H प्लस कंसंट्रेशन और हाई पीएच, ठीक है, इसी को आप बोलते हो एल्केलाइन कंडीशन। हाई पीएच, एल्केलाइन कंडीशन, लेस H प्लस, लो टेम्परेचर और हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इतने फैक्टर। और या आप ये कह सकते हो कि लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इतने फैक्टर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को फेवर करेंगे बनने के लिए, और यही सारे फैक्टर इसके डिसोसिएशन को फेवर करेंगे। बस एक का आप याद रखिए, इसके डिसोसिएशन को। लेकिन सर इसके एसोसिएशन क्या करेगा? सब उल्टा। हाई टेम्परेचर, मोर H प्लस, लो पीएच, एसिडिक कंडीशन, लेसर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इतनी चीज़ें कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर करेंगी। तो आप करो क्या, एक का याद रखो, दूसरे का आपको याद होना चाहिए। ये सारे फैक्टर आपके लंग्स के एल्वियोलाई में चाहिए होते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट चाहिए होते हैं बॉडी के टिश्यू लेवल पे, ठीक है। तो समझ गए, जो फैक्टर आपके CO2 से हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को फेवर करेगा वो इसके डिसोसिएशन को फेवर करेगा, और जो इसके एसोसिएशन को फेवर करेगा वो उसके डिसोसिएशन फेवर करेगा। वो टिश्यू पे चलेगा, ये एल्वियोलाई पे चलेगा। आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के डिफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। लिखा है कि एल्वियोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को अगर फेवर कराना है बच्चों, तो हमें चाहिए लेसर H प्लस कंसंट्रेशन, लो टेम्परेचर, एल्कलाइन कंडीशन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, लो पार्शियल CO2। तो सर इन्होंने हाई H प्लस कर दिया, ये गलत है, यहाँ पर लेसर होना चाहिए फर्स्ट आंसर। अब देखिए, लो पार्शियल CO2 एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन, ठीक। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू, बिल्कुल सही है, ये ठीक वैसे ही है जैसे मैं कहूँ हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन और CO2 कौन बाइंड करेगा? पहले आओ पहले पाओ, जिसका प्रेशर अधिक होगा पहले बाइंड कर जाएगा। और कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का इंटरफेयर, बिल्कुल इंटरफेयर करता, पहले आओ पहले जैसे, ये ठीक वैसे रुबिस्को में ऑक्सीजन और CO2 जो ज़्यादा रहेगा वो पहले पकड़ लेगा, फर्स्ट आंसर। फिर लिखा इन द RNA वर्ल्ड, RNA इज कंसिडर्ड फर्स्ट। RNA वर्ल्ड का मतलब ये है कि पूरी दुनिया जो है RNA से बनी है, RNA के आसपास घूम रही है। क्यों? आपको पता है कि हमारे शरीर में दुनिया में जितने जीव होते हैं, ज़्यादातर एंजाइम और जितने पिगमेंट वगैरह और ज़्यादातर जो केमिकल कंपाउंड होते हैं शरीर में, जो भी आप देखें वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो पूरा लिविंग सिस्टम प्रोटीन के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन उसी प्रोटीन को बनाने के लिए ट्रांसलेशन के प्रोसेस में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज या राइबोजाइम की जरूरत होती है, जो कि खुद एक RNA होता है। तो ये इस बात से साबित होता है कि RNA वर्ल्ड है, और जितने भी शरीर के आपके इसेंशियल फंक्शन हैं वो सब की सब RNA के इर्द गिर्द। DNA तो केवल इन्फॉर्मेशन स्टोर करके पास आउट करता है, लेकिन उसके बीच में देखिए rRNA, tRNA, mRNA ये सब मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो लिखा इन द RNA वर्ल्ड, RNA इज कंसिडर्ड फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व टू कैरी आउट एसेंशियल द लाइफ प्रोसेस। RNA एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड आल्सो एज ए कैटलिस्ट फॉर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन। ये वही है आपका इन लिविंग सिस्टम बीइंग रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। चूँकि अनस्टेबल था तो जो इन्फॉर्मेशन थी आपके कैरेक्टर की वो किसी स्टेबल चीज़ में होना था, तो RNA की अनस्टेबिलिटी को दूर करते हुए भगवान DNA का निर्माण किया। पहले दुनिया में RNA आया, तो DNA evolved from RNA and is a more stable genetic material. Its double strand helical being complementary resist changes by evolving. क्या जो इनका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये अपने अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, हालांकि चेंज होते हैं क्योंकि लगातार नेचर में वेरिएशन आता है, चेंज थोड़ा कम करते हैं ताकि म्यूटेशन ज़्यादा ना हो। ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं, और मुझे तो पहला ही सही दिख रहा, फर्स्ट आंसर। फिर लिखा है आपको मालूम था कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पे काम किए। ये कौन जेनेटिक मटेरियल है? उसमें पहला नाम आता ग्रिफिथ का, जिन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे काम किया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। कौन है जो एक आपके हीट किल्ड R स्ट्रेन वाले को, ठीक है, हीट किल्ड R स्ट्रेन वाले को, जिसने S स्ट्रेन वाले ने R स्ट्रेन वाले को चेंज कर दिया, ठीक। उसके बाद दूसरा नाम देखिए अल्फ्रेड हर्शे, मार्था चेज। ये वही साइंटिस्ट हैं जिनके सेंट्रीफ्यूगेशन वाले एक्सपेरिमेंट से ये बात मालूम चली, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट से, कि भैया DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। अनविकीवोकल प्रूफ दिया इन्होंने, और इन्होंने क्या लिया था? बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरियोफेज लिया था। तो भाई साहब DNA जेनेटिक मटेरियल इन्होंने प्रूफ किया। और यूक्रोमेटिन वो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं, लाइट स्टैंड होते हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं,
ठीक है। जैसे आप क्रोमोसोम की बात करेंगे, क्रोमोसोम में भी कई रीजन होते हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं। और हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? डेंसली पैक्ड डार्क स्टेन है, और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, याद रखिएगा। तो भाई साहब मुझे ए फोर्थ, बी थर्ड, सी फर्स्ट, डी सेकेंड, थर्ड आंसर। ठीक है। कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 20 एमिनो एसिड प्रोटीन के बनाने के लिए होते हैं, प्रोटीन को, और हमारे पास जो जेनेटिक कोड है वो आपके 4 हैं। तो अगर जेनेटिक कोड का मैं स्क्वायर करूं 4 चौको 16, तो मुझे केवल 16 ही कोडान मिलेंगे। तो 16 कोडान 20 एमिनो को कैसे कोड कर सकते हैं? तो ये बात साइंटिस्टों के लिए बड़ी अजीब रही। फिर एक साइंटिस्ट आए जॉर्ज मऊ, जिन्होंने बताया कि हो ना हो कोडान जो है वो ट्रिपलेट है, कोडान की संख्या जो है वो एमिनो एसिड से ज़्यादा होनी चाहिए। दैट इज ट्रिपलेट कोडान, जॉर्ज गेमो। और फ्रांसिस क्रिक तो आपको पता ही है, इन्होंने वाटसन और क्रिक का मॉडल आपको पता ही है, जिन्होंने दिया डबल हेलिकल मॉडल। और जैक्यू मॉडल आपको पता है लैकोपेरान में है। और फ्रैंकलिन स्टाल और मैथमेटिक्स, ये डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है, मेजल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट था। तो पहला आंसर। अब देखिए, नियोप्लास्टिक का मतलब होता है कैंसरस सेल, कैंसरस सेल, ठीक है। और कैंसर सेल अगर है, ठीक है, तो इसके साइटोप्लाज्म को बोलेंगे नियोप्लाज्म। ये नियोप्लास्टिक सेल क्या होते हैं? ये ऐसी सेल होती हैं जिनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा, इनॉर्मस ग्रोथ होगा, लगातार डिवाइड करती रहेंगी, इनमें कोई कंट्रोल नहीं होगा, और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी। और ये एक जगह पे लोकेट ना होकर के एक जगह जब हो जाएंगे तो ये लोकेट करेंगे, दैट इज मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है, मैग्नेट ट्यूमर की तरह। तो ये दोज कन्फाइंड टू, ये गलत है, यहाँ इनको मेटा स्टेसिस होना चाहिए। तो भाई, और प्रोलिफरेटिंग सेल बिल्कुल सही है, रैपिड ग्रोथ सही है, इन्वेजन डैमेज टू सराउंडिंग टिश्यू। होता क्या है, आपको पता है कि हर सेल को सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। तो अगर किसी जगह पर कोई सेल है, उसकी संख्या ज़्यादा बढ़ने लगेगी, तो वो सराउंडिंग के जो सेल होंगे उनके न्यूट्रिएंट को खींचे, खत्म करेगी, तो डैमेज करेगी सराउंडिंग टिश्यू को। तो ए बी सी, क्या आंसर आ गया? सेकेंड, याद रखिएगा। तो इसीलिए कहा गया कि मैग्नेट ट्यूमर जो होता है बेनाइन से ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि शरीर में एक जगह लोकेट नहीं रहता। पूछे क्यों? मान लीजिए मेरी उंगली में कैंसर हुआ, तो मैंने उसको काट के हटा दिया, लेकिन उंगली का कैंसर यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, तो नुकसान करेगा। तो दोज कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन नहीं। नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक सेल का मतलब ये है कि उनके अंदर इनॉर्मस ग्रोथ होती है और ये एक जगह लोकेट ना होकर फैलते हैं पूरे शरीर में। ए बी सी, सेकेंड आंसर, ठीक। ये आपको पता है कि बायो रिएक्टर का डायग्राम बना हुआ है, बायो रिएक्टर, और ये स्टेरिंग टाइप है, ठीक, स्टेरिंग टाइप है। और ये सी वाला क्या है? ये फोम ब्रेकर है, फोम ब्रेकर है सी, ठीक है। क्या आंसर आ गया? फोर्थ, ये फोम ब्रेकर है, ठीक है, आप देख सकते हैं फोम ब्रेकर। द डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जेटोफोसिस। आपको पता था कि जब आपने जेटोफोसिस से डीएनए को अलग अलग टुकड़ों में बांटा था, तो जो आपका डिजायर्ड डीएनए निकला उसको आपने काहे के लिए इस्तेमाल किया? वेक्टर पे लगाने के लिए, जिससे क्या बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बिल्कुल सही है। और आपने देखा था कि अगर मैं 2 पोल लूँ, ये मेरा कैथोड है, ये एनोड है, तो जो छोटा टुकड़ा था वो एनोड के पास था और जो बड़ा टुकड़ा था वो कुएं के पास, वेल के पास, जो कैथोड है। तो स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट आर ऑब्जर्व नियर एनोड व्हाइल लार्जर फ्रेगमेंट फाउंड नियर एक्रोजल। बिल्कुल सही है। तो दोनों सेंटेंस फर्स्ट है। और आपको पता था कि कैथोड से एनोड की तरफ डीएनए क्यों भागता है? क्योंकि निगेटिव टू पॉजिटिव ही चलेगा, कोई खुद ये आपका निगेटिव है, डीएनए निगेटिव होता है, इसीलिए एनोड की तरफ जाता है। क्या आंसर आ गया? पहला। अब देखिए, ये जो आपने पढ़ा था, ब्लू एंड व्हाइट सेलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड विद डिफरेंशिएट रिकम्बिनेंट कॉलोनी फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट कॉलोनी ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमो। ये कहानी कुछ ऐसे है बच्चों कि आपको पता है कि जब लैक्टोज का डाइजेशन होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम से, तो ग्लूकोज बनता है और गैलेक्टोज बनता है, ठीक है। और इसी ग्लूकोज इन दोनों कलर की वजह से आता है ब्लू कलर, ठीक, ब्लू कलर। तो होता क्या है कि रिकॉम्बिनेंट में
इसे हम एज ए अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर की तरह इस्तेमाल करते हैं। बीटा जो रिकम्बेंट वाला होता है, एक में हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले एंजाइम को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो होगा क्या, रिकम्बेंट वाला जो होगा इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसकी कॉलोनी वाइट रहेगी, और नॉन रिकम्बेंट डाइजेस्ट कर लेगा तो उसकी कॉलोनी ब्लू हो जाएगी। तो इसका मतलब हमने क्या किया, रिकम्बेंट नॉन रिकम्बेंट, जो ब्लू कलर कॉलोनी होगी वो नॉन रिकम्बेंट है, और जो आपका वाइट कलर कॉलोनी है वो रिकम्बेंट है, क्योंकि हमने रिकम्बेंट के अंदर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को डिस्टर्ब नहीं किया है। तो ये भी एक प्रकार के ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर की तरह इस्तेमाल होते हैं। यही आपका क्वेश्चन था कि ब्लू कॉलोनी कलर कॉलोनी हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड रिकम्बेंट। नहीं सर, ब्लू कलर ये गलत है। कॉलोनी विदाउट ब्लू कलर हैड डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड आइडेंटिफाइड रिकम्बेंट कॉलोनी, ये सही है। तो मुझे पहला गलत जो सही दिख रहा था, दैट इज फोर्थ आंसर। ठीक है, तो पहला गलत है जो सही है। अब देखिए, कुछ नहीं सर, अनऑथोराइज, जैसे आपने पढ़ा होगा पायरेटेड सीडी, पायरेटेड मूवी आपने पढ़ा होगा, मतलब जैसे चोरी करना, तो कहते अनऑथोराइज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज आर टर्म्ड एज बायो पायरेसी। याद रखिएगा, मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा। ठीक, और बायो एथिक्स तो आपको पता ही है, जहाँ पर मॉरल्स लगते हैं। बायो पेटेंटिंग का मतलब चीज़ों को पेटेंट कराना, और बायो इंजीनियरिंग का मतलब इंजीनियरिंग के साथ किसी लिविंग बॉडी में इंजीनियरिंग करना। क्या होगा पहला आंसर, तो ये आ गया अनऑथोराइज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज आर टर्म्ड एज बायो पायरेसी। अब लिखा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में जो एग्रीकल्चर का पहला हमारा मेजर गोल था वो ये कि जो इंसेक्ट की वजह से हमारी फसलें खराब हो रही हैं, हमारा यील्ड घट रहा है, पहले हम उसे रोक लें। दैट इज प्रोड्यूस पेस्ट वैरायटी ऑफ द प्लांट। नाइट्रोजन कंटेंट इन प्लांट ये बढ़ाना लक्ष्य नहीं था, डिक्रीज सीड नंबर नहीं बढ़ाने का होगा, इनक्रीज प्लांट वेट, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम सबसे पहले अपनी यील्ड को बढ़ा लें, और यील्ड बढ़े कैसे, जब उसके लॉसेस कम होंगे। तो क्या होगा, प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट, फर्स्ट आंसर। अब देखिए, ट्रांसफर आरएनए राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट। नहीं सर, एमआरएनए पे आपका कोडॉन है और टीआरएनए एमिनो एसिड लेके आता है, और राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो राइबोसोम बनाता है, और स्मॉलर लार्जेस्ट में इसको प्लेटफॉर्म देते हैं, याद रखिएगा। तो इंटरेक्ट करते हैं एमआरएनए से, गलत है। और आरएनए इंटरफेरेंस होता है और ये कट सेल में डिफेंस की तरह इस्तेमाल होता है। और जिस पौधे पे किया गया सबसे पहले वो टोबैको प्लांट था, और जिस जीव के अगेंस्ट किया गया उसका नाम था निमेटोड मिलाइडोगाइनी इंकोग्निसिया। हमने क्या किया कि हमें पता है कि जो निमेटोड है इन्फेक्शन करता है इस पौधे के अंदर, उसमें ये बीमारी काज करता है। बीमारी काज करने वाले जो स्कील्ड घटाता है, रूट में इन्फेक्शन देता है, तो क्यों ना हम उस जीन को ढूंढ ले। तो उस जीन को पहले डाल दिया गया। तो सेंस और एंटी सेंस आरएनए के दोनों स्ट्रैंड पहले से बना लिए गए। तो दोनों स्ट्रैंड जब इसके अंदर बन जाएगा तो उसका एमआरएनए फंक्शन नहीं, हमें पता है कि एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन फंक्शन करती है। तो क्यों ना इस आरएनए को डबल स्ट्रैंड कर दो ताकि ये फंक्शन ना करे। तो यही है आपका, ये गलत है, ये सही है। दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए, वायरस कुछ नहीं सर, आपको ये बताया गया था। अगर हम वायरस की बात करें, वायरस, तो या तो इसमें डीएनए होगा और या तो इसमें आरएनए होगा, और विथ प्रोटीन कोट, ये चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। वायरॉइड्स में केवल आपका आरएनए है, प्रियॉन्स में केवल प्रोटीन है। तो डीएनए इनक्लोज इन ए प्रोटीन कोड। हाँ, आरएनए होता तो भी सही होता। प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस है नहीं, क्रोमोसोम ये है नहीं, डीएनए दोनों होता नहीं, पहला आंसर। साइकस और एडियंटम। अब देखिए, आपको पता है कि साइकस में सीड होता है, एडियंटम चूंकि टेरिडोफाइटा है। अब देखिए, ये आपका जिम्नोस्पर्म है। ये क्वेश्चन आपका 2012 का शायद पीवाईक्यू है, याद रखिएगा। और एडियंटम को हम लोग बोलते हैं वॉकिंग फर्न। क्या बोलते हैं? वॉकिंग फर्न। और ये आपका टेरिडोफाइटा है, और टेरिडोफाइटा मेल गैमेट क्या होता है? मोटाइल होता है, पानी से जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए, चूँकि साइकस जिम्नोस्पर्म है, इसमें सीड होगा यस, वेसल्स नहीं होगा, और कैम्बियम होता, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लेकिन वेसल्स जो है वो एडियंटम में भी नहीं है, क्योंकि ये टेरिडोफाइटा है, और टेरिडोफाइटा में केवल ट्रैकिड्स था। तो मतलब हमें कुछ, और कैम्बियम इसमें है, इसमें नहीं है, सीड इसमें नहीं है। तो वेसल्स जो है इन दोनों में नहीं है, तो ये तो कैरेक्टर लेंगे ही नहीं। आपको सिमिलरिटी देखनी, रिजेंबल किससे कर रहा है, तो इन दोनों से तो कर नहीं रहा है। मोटाइल, अब जो कैम्बियम इसमें है, इसमें नहीं है, सीड इसमें नहीं है। मोटाइल स्पर्म कैसे? साइकस का मेल गैमेट पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है, टॉप शेड होता है, बहुत सारे सिलेरी बैंड होते हैं, मतलब सीलिया है, मतलब
मोटाइल होता है, लेकिन इसकी आवश्यकता इसके पास है नहीं, क्योंकि इसका पॉलन ग्रेन जाता है एयर से, और चूंकि मेल गैमीट का मोटाइल और फ्लैजिला होना ये उसके एक्वेटिक एडाप्टेशन के लिए, ताकि पानी में तैरते हुए फीमेल गैमीट तक वो पहुँचे। तो इसी की वजह से ये साइकस जो होता है वो लिविंग फॉसिल्स होता है, क्योंकि जब जिस कैरेक्टर की आपको आवश्यकता नहीं है उसको भी आपने रिटेन कर रखा है, यही इसका ड्रॉबैक था। मतलब ये इसका लिविंग फॉसिल क्यों, क्योंकि ये साइकस वगैरह आपके क्लोरोफाइसी और इन सब से डेवलप हुए हैं। और क्लोरोफाइसी के मेल गैमेट में आपने पढ़ा ही था कि उसमें बायोफ्लैजिएट मेल गैमेट था, तो मोटाइल स्पर्म होता, याद रखिएगा। ठीक, सेकंड आंसर, ये PYQ था। वन ओपनिंग ऑफ एनिमल हैविंग ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट्स सर बाउथ, कुछ नहीं सर, कहते हैं इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपने पढ़ा ही था, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, और ये होता प्लेटी हेलमिंथीज में, और सबसे पहले माउथ एनस दोनों आया एसके हेलमिंथीज में, तो फैसियोला होगा, याद रखिएगा। ऑक्टोपस में कंप्लीट है, स्टेरियास में कंप्लीट है, एसिडिया आपको कार्डिटा कंप्लीट है, जैसे फैसियोला। फोर्थ आंसर, प्लेटी हेलमिंथीज का करेक्टर है ये। अब देखिए हाईएस्ट ऑक्सीजन आपको पता है, आपने वो एक्सपेरिमेंट देखा हो, ऑक्सीजन जो होता है ये सूट टिप पे बनता है, मतलब टिप पे बनता है, याद रखिएगा, ग्रोइंग टिप से बनता है, और डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट होती है, और लाइट शेडेड एरिया से होता है, छायादार स्थानों से होता है। ठीक, पहला आंसर। ये कहानी आपने पढ़ी होगी MS स्वामीनाथन के बारे में, कि ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में लेके आए, और इनकी मैक्सिकन वैरायटी जो थी सेमी डॉर्फ वैरायटी थी, ये ज़्यादा बड़ी वैरायटी नहीं थी, जो बड़ी वैरायटी थी हवा से गिर के टूट के खराब हो जाती थी, तो इन्होंने क्या हाइट कम किया जिससे ईल्ड बढ़ गई, तो मैक्सिकन वैरायटी ऑफ वीट इन इंडिया दिस वॉज हाई रिकॉग्नाइज एप्रिशिएट, सही है। और MS स्वामीनाथन ने क्या किया, इनिशिएटर हुए कि हमें लैब में अच्छे वेराइटीज़ बना करके उसको लैंड में ग्रो करा करके ईल्ड बढ़ानी है, तो लैब टू लैंड फूड सिक्योरिटी एंड सेवरल अदर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इन्होंने इनिशिएट किए। दैट इज दोनों सेंटेंस ये सही है। आप इनकी जीवनी पढ़ेंगे MS स्वामीनाथन, और अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों पहले ही इनका निधन हुआ जी, और इनके मरणोपरांत इनको भारतरत्न दिया गया है। आज इस मंच से मैं इनको सल्यूट करता हूं, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और ये बहुत ही जाने माने हमारे देश के एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक थे। तो ये बड़ा ही हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है MS स्वामीनाथन का जाना। ठीक है, तो जिन्हें भारत रत्न दिया गया है कुछ दिन पहले ही। फर्स्ट आंसर ये रहे मसलन। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसे आप लोग अक्सर पढ़ते हैं खादी एंड ग्रामोद्योग। ठीक है, ठीक है, तो ये आयोग जिसको आप पढ़ते हैं, और यही होती है जो जगह जगह आप देखते हैं हर शहरों में खादी आश्रम जो खुलता है वो इन्हीं के देखने खुलता है। इन्होंने IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के कोलाबोरेशन के साथ एक चीज़ डेवलप की, बायोगैस प्लांट। ठीक है, बायोगैस प्लांट का इन्होंने डेवलप किया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, पहला आंसर। और ये आप देख सकते हैं KVIC की मदद से उन्होंने डेवलप किया पहली बार, ये रहा KVIC। अब देखिए डायग्राम आप पहचानेंगे, टिपिकल बायोगैस प्लांट है। ठीक है, अब बायोगैस मेन प्लांट में सब मेन गैस होती है मीथेन, इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। पहला आंसर। अब देखिए कुछ नहीं सर, आपको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में ये बताया गया था कि अगर आप किसी स्ट्रैंड का एक स्ट्रैंड पता कर लें, जैसे मान लीजिए 5' 3', ठीक है, अब जैसे यहाँ 3' लिखा हुआ है, 3' 5', और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, AT CC GG, उसके बाद TAT। ठीक है, तो AT CC GG TAT ये है। तो दूसरा स्टैंड कैसा होगा सर, दूसरा स्टैंड जो होगा वो जस्ट आपका कॉम्प्लीट A के सामने T, T के सामने A, फिर G होगा CC ATA। ठीक है, तो 5' अब आपको 3 वाला दिया गया है, तो देखिए TAGG, फिर CC, फिर ATA, दैट इज पहला आंसर। ठीक है, अब देखिए अब एक बड़ी समस्या आती है सर, एक एंजाइम का नाम है न्यूक्लियस। ठीक, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे काम करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे काम करते हैं, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को
डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। अब इनकी कैटेगरी क्या है सर? एक है एंडोन्यूक्लियेज और एक है एक्सोन्यूक्लियेज, और एंडो में भी उसकी विशेष कैटेगरी आपने पढ़ी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के आपके बहुत सारे नाम पढ़े, इकोआर फर्स्ट, CLA फर्स्ट, हिंट थर्ड, हिंट सेकेंड, बैमेच 1, सेल 1, ये आपने पढ़ा था। और एक्सो, और अब देखो DNA को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम DNase, RNA को डाइजेस्ट RNase, ये दोनों आपके एक्सो एंडो दोनों की तरह काम करते हैं। याद रखिएगा, ये एक्सो एंडो दोनों की तरह काम करते हैं। ये DNA को बीच से भी खत्म करेंगे, अंदर से। फर्क अब इनमें अंतर क्या है सर? इनके पास कोई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काम नहीं करते ये। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब वो कहीं अंदर से कट करे और एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काम करे, इसलिए उसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। और ये DNA जो होते हैं एक्सो एंडो दोनों की तरह काम करते हैं, अंदर से भी काटेंगे बाहर से भी काटेंगे, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन नहीं, दैट इज फोर्थ। ये सब के सब आपके न्यूक्लियस में आते हैं, फोर्थ आंसर। अब देखिए कंपटीशन कुछ नहीं, ये कहा गया एक स्पीसीज ए है, एक स्पीसीज बी है। किसी भी एक्टिविटी के कारण ए वाले का ग्रोथ घट जाए और बी वाले का बढ़ जाए, मतलब आर वैल्यू इसकी घटे, मतलब पैदा होने वालों की संख्या थोड़ी कम, जो सर्वाइव करने वालों की संख्या कम हो जाए, मरने वालों की बढ़ जाए। ठीक, अब ये कंपटीशन कई तरह से हो सकता है, डिस्टर्बिंग हो सकता है, ज़्यादा मान लीजिए एक्टिव ज़्यादा हो सकता है। तो लिखा है कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। सही है, द बैरनेस डोमिनेट्स द इंटर एरिया एंड एक्सक्लूड, उसने बाहर कर दिया स्मॉलर बार्नेकल को कैथामेलस फ्रॉम दैट जोन। इसका मतलब जो बैरनेस था वो ज़्यादा इफिशियंट था, ज़्यादा डोमिनेंट था, इसलिए उसने उसको वहाँ से हटा दिया। ऐसे ही आपने पढ़ा था एबिंगडन टार्टवाइज, जो कि गोट के आने की वजह से उसको दिक्कत हो गई। ठीक, तो उसको बोलते इंटरफेरेंस कंपटीशन। वहाँ पर उसने उसको डायरेक्ट भगाया नहीं, लेकिन इंटरफेरेंस हो गई, उसको डिस्टर्बेंस होने लगी। ठीक है, जैसे आप दो जगह जब दो लोग बैठते हैं ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं, तो भले ही आप उसे ना जानते हो सकता हो आपको उसके गाना गाने से, उसके बात करने से आपको मतलब डिस्टर्बेंस होती हो, तो उस आदमी ने आपको फिजिकली नहीं भगाया, लेकिन आप खुद ही उस सीट से उठ के चले जाओ, कहीं और बैठ जाओगे। तो कंपटीशन में क्या, वो तो अपनी सीट पे बना रहा, आप ही छोड़ के चले गए। तो मतलब आर की वैल्यू घटनी चाहिए किसी भी रीजन से, ये है कंपटीशन का बेस्ट रूल। तो क्या आंसर आ गया आपका? थर्ड आंसर। और कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, ये माइनस माइनस होता है। ठीक है, थर्ड आंसर 179। आपको बताया गया था कि मैं अगर एक सेल की बात करूं, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और मैं कह रहा हूं ये इसके बाहर सेल वॉल है। अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इसके सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया, ऐसे सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया। अब जो स्ट्रक्चर बचा ये प्रोटोप्लास्ट है। तो क्या मैंने बोला? मैं बोल रहा हूं इस सेल विदाउट सेल वॉल, उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, जिनमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और दो आपकी प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करती हैं। ठीक है, फ्यूज होने की प्रक्रिया का नाम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, और जो बना वो सोमैटिक हाइब्रिड। तो प्रोसेस ए क्या, हाइब्रिडाइजेशन, बी क्या है, सोमैटिक हाइब्रिड। क्या आंसर आ गया? पहला। समझ गए, दो प्रोटोप्लास्ट को, और इनको फ्यूज करने के लिए पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल और सोडियम नाइट्रेट नाम के दो केमिकल दिए ताकि असली इजीली फ्यूज करे, याद रखिएगा। तो ये क्या होगा? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिड, ए और बी, ये आप देख सकते हैं। अब लिखा इन ऑल एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट वाटर यूज, नहीं सर आपने पढ़ा होगा वाटर हायसिंथ, वाटर हायसिंथ, और एक नाम आपने पढ़ा है वाटर लिली। ये भी एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन इनमें पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर नहीं है, इंसेक्ट या विंड है। क्यों? इनका जो फूल होता है ये पानी के ऊपर से आता है, इनकी फूल जो होता है ये ऊपर डेवलप करता है, तो पानी का कॉन्टेक्ट ही नहीं होता है। तो भाई ये तो गलत हो गया। और वेलिसनेरिया हाइड्रिला जो होते हैं ये एक्वेटिक प्लांट हैं, और इनमें जो होता है वाटर ही इस्तेमाल होता है मेल गैमेट को फीमेल फ्लावर की तरफ या ले जाने के लिए। तो पॉलन गेन आर ट्रांसपोर्ट बाय द वाटर टुवर्ड्स फीमेल फ्लावर, तो ये गलत है, ये सही है, सेकंड आंसर। तो प्यारे बच्चों, सेशन हमारा ख़त्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा, और आप देख सकते हैं ये इस पैरा से था। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं आपके अगले सेशन में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।